हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो हमारा पिछला लेक्चर जो था उस वो ट्रिग्नोमेट्री पे था। अब हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन है करने में। तो इसमें जो थोड़ा आपको बताने वाली बात है वो बता दे रहे हैं। पहला, इसमें दो हमें चीज़ें पढ़नी है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, उससे हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले और एक यहाँ पे चीज़ है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है ए बी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का है, वो खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से वो किसी एक ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर कोई एक टावर है, मान लेते हैं क्या है, टावर है। और यहाँ पे एक बॉय है, उस यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से वो जो टॉप ऑफ द टावर को देखेगा, ये यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर देखेगा, तो ये जो लाइन है, ये तो पहली बार क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इन जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, मतलब कि लाइन ऑफ साइड क्या है, कि मतलब ये जो हमारा एक जो लाइन है कोई एक, उससे, और जो ये हम मतलब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई एक बॉय है खड़ा हुआ है, ये कोई टावर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके हम एक रेफरेंस मान लेंगे। जैसे फिर से एग्जांपल देखिए कि ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मिला देंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई टावर है, ये कोई टावर है, तो ये जो जिस एंगल के साथ इसको देखेगा, इसके टॉप को, तो ये जो लाइन एक बनेगी उसी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जर्वर है, तो ये जिस एंगल से इसको देखेगा, तो वो जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन फॉर्म होगी यहाँ से यहाँ तक, उस लाइन को क्या बोलेंगे, ये तो जो ओ क्यू लाइन होगी, उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और जब यही लाइन ऑफ साइट अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एवब बन रही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये हमारी, इसके अगर ऊपर बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, यही वाली लाइन मान लेते हैं ओ पी है, ओ पी है, और हम मान लेते हैं कि अगर ये कोई यहाँ पे कुछ मान लीजिए, यहाँ पे कोई क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, जो इसके थ्रू बनेगा, तो ये थीटा होगा, तो ये इस लाइन के नीचे है, ये इस लाइन के बिलो है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर उसका लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनना है, तो वो क्या है, उसमें क्या फॉर्म होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर वही लाइन ऑफ साइट के नीचे फॉर्म हो रहा है एंगल, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी सी टावर है, कोई बहुत बड़ी सी
टावर है। अगर इस बिल्डिंग पे आप खड़े होके इसके टावर को, इसके नीचे फुट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो उसके नीचे वाला जो एंगल होगा, ये यहाँ से जो एंगल ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये क्या होगा, थीटा यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे उसका एंगल ऑफ साइड बनना है, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन अगर यही इस टावर से हम यहाँ से हम इस टावर को देखें, इसके टॉप को, तो ये जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आई होप ये दोनों आपको टर्म समझ में होंगे। एक बार इन दोनों का जो हम डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन है कि व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ टू एन ऑब्जेक्ट क्यू, जब कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए वो ओ पे खड़ा है, तो वो अगर क्यू पे जो मान लीजिए टावर है उसको देख रहा है, तो जो लाइन बननी है उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। देन द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पर कुछ कैसे क्वेश्चन के आते हैं उसको हम बताते हैं पहले। उससे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं, जो कि लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो जैसे अगर लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन लिखना हो, तो लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा कि इट इज़ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द eye of an observer to the point on the object view by the observer। ये लिखा इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब वही जो हमने बताया कि अगर मान लीजिए ये एक ऐसी लाइन है जो ऑब्जर्वर की आई से और जिस पॉइंट को देख रहा है, जैसे अभी ये ऊपर वाले भी डायग्राम में देखें, तो ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो उसकी आई से और ये जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहाँ तक जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, अब ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए देखें क्या होता है कि इट इज़ अ पॉइंट on the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal line with the above हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा कि जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम कहानी अगर बिलो बनना है तो वही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें थोड़ा आप डेफिनेशन उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो छोटे छोटे को पहले जो सवाल हैं उसको करेंगे, उसके बाद थोड़ा सवालों के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसका कहाँ से निकल के आता है, पहले एक क्वेश्चन देंगे उस पर हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या, तो उसको देखेंगे। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है 20 मीटर। ऐसा क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको करवाया हुआ है, लेकिन उसका हम यहाँ पर अप्रोच दिखा रहे हैं कि कैसा अप्रोच होना चाहिए। और अभी सेम कोई इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसको अलग से मतलब वर्ड प्रॉब्लम में करके आपको दिया रहेगा। तो पहले इसको देखते हैं, आपको क्या क्या बताना है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो मान लेते हैं ये, इसको नेमिंग कर देते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है ABC। अच्छा, हमें पता है कि हमें ये जो हमारा ये बेस है वो हमें पता है।
अब हमें हमें बेस तो पता है, अब हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं जिसमें बेस आता हो, ठीक है। तो अब हम अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता दोनों करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये तो पता है, कोई ये दोनों पता करना है। तो आप ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें ये जो हमारा ये बी है वो आता हो, ठीक है, बी आता हो, ताकि हमें बी तो पता है, बाकी जो दो साइड होंगे उसको हम पता कर लेंगे। तो जैसे मैं लगाऊंगा यहाँ पे cos 30 डिग्री, ठीक है, ये भी लगा सकता हूँ। साथ में मैं tan 30 डिग्री भी लगा सकता हूँ, इसमें से कुछ भी लगा सकता हूँ। साइन नहीं लगा सकता, लगा लूँगा लेकिन फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि साइन में क्या है, पी भी है, पी भी मुझे नहीं पता, ऐसे भी नहीं पता, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा। फिर मैं कॉस लगाऊंगा, फिर मुझे एक इक्वेशन बनेगा, फिर उस इक्वेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन आएगा उससे भी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 हमें पता क्या होता है, ये P अपॉन बी होता है, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो tan 30 डिग्री कितना हुआ, 1/√3। AB हमें नहीं पता तो इसको हम AB रहने देते हैं, और BC कितना है, 20 मीटर है। अब ये कितना हो जाएगा, 20/√3, ये हमारा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ से हमें AB पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि AC कितना है, तो AB हमारा कितना हो गया, 20/√3। तो हमारा जो ये परपेंडिकुलर आया वो 20/√3 आया। अब हमें ये हाइपोटेनस पता करना है, तो हमारे पास इसमें दो तरीके हैं। पहला हम यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा के, हमें दो पता है तो एक साइड हम पता कर सकते हैं, ये हमारे पास सबसे आसान तरीका है। लेकिन हम इस तरीके से पता नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई ऐसा लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, हाइपोटेनस आता हो। तो हमें पता है साइन 30 डिग्री, जिसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है, ठीक है। पर साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20/√3 अपॉन बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, तो अब यहाँ से आप बेस को कैलकुलेट कर लेंगे, इधर ले इसको। बस ये आपको समझना क्या है कि जैसे क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम में आए तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको जो सिखाया गया है कि कैसे आप कॉस लगा के, tan लगा के, साइन लगा के आप फाइंड करेंगे। अब जो आता है आपका मेन क्वेश्चन आते हैं जो मैं कराने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम में रहेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन, आपको अगर आता है करना तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अगर आपको क्वेश्चन करना ही है तो आप क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद डायग्राम खुद से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें मेन डायग्राम ही है। अगर आप डायग्राम खुद से ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपका तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप तो ये कर ले जाएंगे। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, तो हम एक टावर बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया ए बी, जिसकी हाइट कितनी है, 100√3 मीटर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, तो ये हमारा टॉप हो गया ये हमारा बॉटम हो गया, फिर ये हमारा फुट हो गया, फुट या बॉटम जो भी था, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यहाँ से कितनी दूरी, 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी हो, 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स, यानी कि इससे दूर 100 मीटर। तो ये कोई पॉइंट हम मान लेते हैं सी है। अब ये देखिए बन आखिर वही क्या गया, ट्राइंगल। अब पूछ क्या रहा है आपसे, ये वाला जो एंगल है ये पूछ रहा है, कितना आसान है, आपको ये दोनों दे दिया। अब आप दिमाग लगाइए कि आपको किस चीज़ में, आपको अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड क्या हो गई, ये बेस हो गई। तो अब आप ध्यान दीजिए, आपने किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था कि जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो, बेस भी आता हो। हमने पढ़ा था tan थीटा, जिसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा
इज इक्वल टू, हमारे पास tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर 100√3 अपॉन बेस कितना है 100, तो tan थीटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखते कैसे हम देखिए, कंपेयर कैसे करते हैं। tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो √3 कितने की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। अब यहाँ से जब कंपैरिजन होगा तो जो थीटा आएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है उसका डायग्राम ड्रॉ करिए, और उसके बाद इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई एक टावर है जो वर्टिकली एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मतलब कि वर्टिकली मतलब इस तरीके से कोई टावर है वो वर्टिकली ऐसे ज़मीन पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कह रहा है कि कोई 15 मीटर फुट है टावर से थोड़ा दूर, 15 मीटर उसके फुट से दूरी पे है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते रहिए, ये कोई पॉइंट है जो 15 मीटर अवे है ग्राउंड से, इस फुट ऑफ द टावर से, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कि जब यहाँ से हम ये एकदम टॉप पे देखते हैं टावर के, तो कितना हमको दिख रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये कितना होगा। अगर हम इसको ट्रायंगल मान ले ABC, तो हमसे क्या, हमको क्या दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, 15 मीटर दिया है, और हमसे ये पूछ रहा है। अच्छा ये 60 डिग्री तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड बेस, तो हमें इसमें एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, और एक हमसे एक दूसरा साइड या फिर एक हाइट पूछ रहा है इसमें। तो फिर से हम क्या लगाएंगे इसमें tan थीटा। अब फिर कोई पूछेगा कि क्यों tan थीटा लगा रहे, अरे भैया इसमें परपेंडिकुलर हमको पता करना है, बेस दिया है और एंगल दिया हुआ है, तो हम वही लगाएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पहले cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पता करेंगे, आपको बेस पता है तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह ही आप करिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है tan 60 डिग्री √3 इंटू 15, ये आपको क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। जब आपको यूज़ करने को बोलेगा कि √3 को आप यूज़ करिए, या फिर MCQ में रहेगा तो आपको 1.73 यूज़ कर लेना है, वरना आपको ऐसे कैलकुलेट करके छोड़ देना है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल, तो इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। तो पहले क्या करते हैं, टावर बनाते हैं, फिर इसमें क्या लिखा है कि 25.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, तो यहाँ से 28.5 अवे फ्रॉम अ टावर, और ये इसकी हाइट ऑब्जर्वर की दी है, जो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेके देखते थे एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हमें क्या दिया है कि यहाँ पर इसकी हाइट दे दी गई है कि कोई ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री, मतलब उसके यहाँ है, यहाँ से उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, तो यहाँ से उसका जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ कि पहले क्या करते थे हम, मान लीजिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से हम कोई एंगल ड्रॉ करते थे कि एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, लेकिन अब जो ये हाइट हमने दे दी गई यहाँ से यहाँ तक वाली, वो कितने दी गई है 1.5। अभी हमारा आई यहाँ है, लेकिन अब घुटने जो पैर में थोड़ी ना हमारी आँख होगी, हमारी आँख सर पे होगी, तो ये हमारा जो हाइट है वो यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर से रह के यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 45 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो अब हमें हाइट ऑफ टावर पूछी जा रही है। अच्छा 1.5 ये तो हमें पता है इतना है, अब हमें इतना ही तो पता करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो ये भी कितना होगा हमारा 28.5, तो हमारे पास ये एक एंगल 45 डिग्री है, ये हमें पता है बेस, और हमें ये परपेंडिकुलर पता करना है।
तो अब यहाँ से हम फिर tan लगाएंगे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो उसको p ही लिखते हैं, और बेस कितना है 28.5। अच्छा, जब tan 45 कितना होता है 1 इंटू 28.5 इक्वल टू p, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 28.5 हो गया। लेकिन अभी हमें हाइट पूरी टावर की बतानी, तो टावर की हाइट तो पूरी है यहाँ से यहाँ तक लेके, तो ये 28.5 इतना और 1.5 इतना, तो जब इसको ऐड कर देंगे प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार। अभी तक हमने सवाल किया था एंगल ऑफ एलिवेशन पे, अब हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। तो हमने समझ तो लिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, अब उस पर कुछ क्वेश्चन कैसे हमको अप्रोच करना है क्वेश्चन को वो देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि पहले कोई एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, तो इसके जब टॉप से हम किसी कार को देखते हैं, मान लीजिए कार यहाँ पे है, यहाँ से टावर इतना दूर है, और हम जब टावर के टॉप से किसी गाड़ी को देखते हैं जो कार है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई कार है, तो जब इसको देखते हैं तो जो हमारा एंगल ऑफ कहाँ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया 30 डिग्री दिया। तो हमें डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो हमें जो अब यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो हमें यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि जो हमारा ये जो हमारा ये वाला एंगल होगा वही हमारा ये वाला भी एंगल होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो हम जैसे मान लीजिए जो हमें हमारा ये वाला जो एंगल होगा वही हमारा ये वाला एंगल होगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इसको लगाइएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वो बड़ा सेम का है, तो उसके पीछे मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ से एक एंगल बना हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल सेम किए हुए हैं, जो यहाँ है वो यहाँ सेम किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ से जो ये पूरा एंगल बनेगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक है, और ये हमने जो एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पे हम देखें तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे एक बाइसेक्टर है तो पहली बार तो ये पूरा 180 होना चाहिए, और जब उस पर हम एक बाइसेक्टर खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री का ही होगा। अब 90 डिग्री में ये एक 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा 60 डिग्री बचा। ठीक है, अब 60 90 कितना हो गया 150, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। तो जितने एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, अभी हम देखते हैं कि अब मान लीजिए कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्री का, यहाँ से कोई स्कूटी जा रही है, अब हमें पता करना है ये वाला एंगल, तो ये 45 डिग्री का, तो इसको हम डायरेक्ट 45 डिग्री देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 45 का है, तो ये भी कितना हुआ 45 का, ये कितना, ये तो 90 का, तो 90 45 कितना हुआ, फिर इसको 45 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे ये वाला जो एंगल है वो सेम है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक 75 मीटर जो टावर है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है उस टावर के टॉप से उस गाड़ी पे, तो कितना है 30 डिग्री का है। तो हमें जो कार से टावर की जो डिस्टेंस है वो पता करनी है, तो ये इसको हम ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है, मान लेते हैं ये x है, ये हमें पता है 75 है। अच्छा, अब हमने किस चीज़ में पढ़ा है कि हमें परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए, वो हमने पढ़ा है tan थीटा में cot थीटा में। हम tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने इसके जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है x,
tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x, तो x को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3, ये मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिप्रेशन का जो क्वेश्चन था वो हमने करा दिया आपको। अब थोड़ा सीबीएसई में एक दो सवाल एक बार आया हुआ, तो सीबीएसई का ही देख लेते हैं, आपका उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करें एक बार, वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 60 डिग्री। आप इसको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह रहा है। हम तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कह रहा है कि कोई 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर की ऊंची कोई बिल्डिंग है, उस पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और जब ग्राउंड के किसी पॉइंट से उसके फुट को देखते हैं एक बार, उसके बाद एक बार उसके टॉप को देखते हैं, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। तो एक बार एंगल जो हमारा बनता है 45 डिग्री बनता है, एक बार जो हमारा एंगल बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। ठीक है, पहले कितना बनता है, जब हम डी उसके फुट को देखते हैं तो कितना बनता है 45 डिग्री, जब उसके टॉप को देखते हैं तो कितना बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है रेस्पेक्टिवली। तो हमें टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से समझिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड में, उस एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगा है, जहाँ तक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60, मतलब कि कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, जिसके जब फुट को किसी एक पॉइंट से देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब उसके टॉप को हम किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट से देखते हैं तो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब यहाँ से देखते हैं तो कितना एंगल बनाता है, यहाँ से कितना तो इतना एंगल बनाता है। तो कह रहा है कि हमें इसकी हाइट अच्छा कोई हम सिंपल सा अगर एक इसको ट्रायंगल में ड्रॉ करें तो ये सिर्फ हमें इतना कह रहा है, इतना बता रहा है। ठीक है, ये हमें कितना दिया 20, ये हमें कितना दिया 45, ये पूरा कितना दिया है 60। ठीक है, अच्छा इसको अलग अलग अगर कहीं बार तोड़ लें तो पहले हमें इतना दिया है 45, 20 और ये में फाइंड करना है। एक बार बड़े वाले को देखें तो पूरा दिया है, इसमें हमें यहाँ तक तो पता नहीं है, तो यहाँ तक 20 है, ये पॉइंट क्या हमारे पास डी है, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास दो टुकड़ों में दिया है। अच्छा किसी तरह हम बेस को पता कर लें, तो हमें एक ये वाला दिया है एंगल और एक ये दिया है, मतलब बड़े ट्रायंगल में देखें तो अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को देखें सॉल्व करने के लिए, इस छोटे ट्रायंगल को देखें, मतलब इन ट्रायंगल बी डी सी, तो हमें क्या पता है कि जो डी सी है वो कितना है 20 मीटर है, और एंगल बी कितना है 45 डिग्री है। तो हम बी सी पता कर सकते हैं कैसे, टैन थीटा से। टैन थीटा क्या होता है डी सी बाई बी सी, तो टैन 45 1 होता है, तो इससे पता चलता है कि जो डी सी है वो बी सी के बराबर है। तो जो हमारा डी सी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो बी सी इक्वल टू 20 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें कंफर्म होगा कि फिर से एक बार करके देखते हैं कि जो टैन थीटा है वो हमारा 45 डिग्री है, तो जो डी सी है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख दिया, बी सी इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा अब हम एक बार देखते हैं कि ये वाला भी हमारा कितना है 20 मीटर। अब हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ये बड़ा वाला एंगल भी लेते हैं। अब हमें हाइट जो दी है, फिर से एक बार ट्रायंगल बनाते हैं,
आपको इतनी बार नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है प्रॉब्लम, वरना क्वेश्चन तो आसान है। अभी देखिएगा, अब ये पूरी हाइट कितनी हो गई, मान लेते हैं जो ये बचा हुआ हाइट था ये वाला, वो कितना था, वो है एक्स प्लस कितना था 20, ये कितना है 20, ये कितना है 60 डिग्री। अब तो आपको आसान है बताना कि एक्स जो है वो कितना होगा। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा ये कितना दिया है 20 मीटर दिया है, और ये हमारा ये पूरी हाइट कितनी हमने मानी थी ए सी, इसको ए सी मान लेते हैं, बाद में भी रिप्लेस कर लेंगे ए सी। तो अब हम यहाँ पे अगर tan 60 डिग्री लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। तो tan 60 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है और इसकी वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 20√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। अच्छा, ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये ए डी प्लस डी सी के बराबर है हमारा ए सी, ठीक है। अब हमें ए सी पता है कितना है 20√3, ये कितना है 20√3, ए सी हमारे पास कितना है 20√3, और हमें क्या पता करना है, ये हाइट ऑफ टावर, ये ए डी की वैल्यू पता करनी। तो ए डी को यही रहने देते हैं, ए डी को यही रहने देते हैं, और हमें डी सी की वैल्यू पता है 20√3 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा ए डी की वैल्यू, ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये होगा तो हमारा लॉन्ग फॉर्म मेथड, इतने तरीके से इसको हम समझे। अब हम इसका एक बहुत शॉर्ट तरीका देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें डील करना है, जब हमें इसे 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाए या फिर जिसमें हमें 2 एंगल वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कैसे देखना है, ठीक है। थोड़ा इसी तरीके से रहेगा, लेकिन हम इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इतना बड़े तरीके से हम देखेंगे। अब हमारे पास क्या था कि ये हमारी एक, यहाँ तक हमें एक बिल्डिंग दी गई थी, इसकी हाइट 20 मीटर थी, ये यहाँ पे एक टावर था, इस टावर की हमें हाइट बतानी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर था जिसने यहाँ पे पहले एक देखा, तो इसको 45 डिग्री का एंगल दिखा, ऊपर देखा तो कितना दिखा 60 डिग्री का एंगल दिखा, ठीक है। अच्छा, आप इतना ध्यान रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब tan 45 डिग्री होगा तो P और B बराबर होंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखें, अगर इस वाले एंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में tan 45 डिग्री दिया है, तो ये हमारा, अगर ये 20 इतना 20 दिया है, इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए, अगर ये 45 डिग्री का एंगल दिया है तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, आप निकाल के देख लीजिए। क्योंकि जो tan 40, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो लगाऊंगा, तो tan 45 डिग्री क्या होगा, P/B होगा। tan 45 1 होता है, तो 1 इंटू बी इक्वल टू पी, तो B इक्वल टू बी। यही सब होता है क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका। बाकी आपको मेथड तो वही लगाना है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा हो गया कि मतलब बी और पी में रिलेशन क्या है कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये दोनों की वैल्यू यहाँ से आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। अब बस आपको करना क्या है, ये हमें ए सी गिवन था, ये डी था, ये बी था, बस बड़े वाले ट्रायंगल को उठाते, बड़े वाले ट्रायंगल को उठा के हमें क्या करना था, ये 20 दिया है, ये बड़ी वाली साइड ए सी दी है, और हमें tan 60 लगा देना था। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 P/B होगा, तो ए सी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, और ए सी कितना हमें पता नहीं, बी सी 20 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 20√3 इक्वल टू ए सी। बस अब हमें ए भी पता करना है, हमें ए डी भी पता है, ये डी सी भी पता है, ए सी भी पता है, तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारा ए डी। यही है क्वेश्चन को शॉर्ट करने का तरीका, लेकिन आपको पहले वो लॉन्ग फॉर्म मेथड पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में कब करेंगे, जब 2 नंबर का आएगा या फिर एमसीक्यू में आएगा। मुश्किल है एमसीक्यू में आना, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है सब सवाल। अब आते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ अ टावर इज़ 30 मीटर हाई। अब देखते क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलना है। ये मैं आपको जितने क्वेश्चन कराया, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आपको डील करना है।
क्योंकि अब जितने भी अब कोई कह दे कि भाई एक कोई क्वेश्चन है वो 1.5 पेज में आ रहा है, मैं मान नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन 1.5 पेज। आपका जो बेसिक जो मतलब टेस्ट है वो इसी पे है कि आप फिगर बना ले रहे हो, आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगा रहे हैं बस। और उसमें कितना कोई भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। या तो आपकी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन बनेगा, या तो फिर आपके वर्ड प्रॉब्लम में आपको घुमाया के देगा क्वेश्चन कि कैसे आपको डायग्राम कहाँ आप नहीं बना पा रहे। जैसे अभी ये देखिए क्वेश्चन कि इफ़ अ टावर 30 मीटर हाइट, मतलब कोई एक टावर है 30 मीटर हाई है, इसकी हाइट हमें 30 मीटर दे दी। कास्ट अ शैडो 30 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो हमें क्या कर रहा है, ये एक अपनी परछाई बना रहा है जिसकी हाइट हमें दी है, जिसकी हमें लेंथ दी है, जिसकी जो उसकी शैडो की हाइट है वो कितनी है, लेंथ जो कितनी है वो 30√3 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड। तो देन द व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ द सन, तो मतलब यहाँ से जो सन का जो एलिवेशन होगा वो किस एंगल पे टावर पे पड़ रहा होगा जिससे उसका जो शैडो है वो इतना लंबा है, ठीक है। ये जो थीटा है वो यहाँ कहीं सन होगा, तो उसका जो एलिवेशन है वो कितना होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का टावर पे कितना होगा, जिससे कि वो 10√3 का जो शैडो 10√3 मीटर का जो शैडो बना रहा है, ठीक है। अब भी वही सवाल कुछ उसमें कोई टफ नहीं है। हमें थीटा पता करना है, हमें ये दिया है, हमें ये दिया है, हमें पता करना। हम फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि हमें पी बी दिया है। तो कितना हो जाएगा 30/10√3। तो tan थीटा इक्वल टू, अब ये बस यही कैलकुलेशन में ही आपको घुमा सकता है जहाँ घुमाएगा। अब ये अब आगे आप कहेंगे ये तो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ही नहीं है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 3 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3। तो tan थीटा इक्वल टू 3 को कर सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू √3। अब ये tan थीटा किसकी वैल्यू √3 होती, अब आप जानिए, इतना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल विद द हाइट ऑफ द वॉल। कह रहा है कि एक वॉल है, पहले एक वॉल बना लेते हैं। फिर कह रहा है कि एक सीढ़ी जो है 15 मीटर लॉन्ग है, वो वर्टिकल वॉल है, जो ये वॉल है वर्टिकल, उसको टच कर रही है, जस्ट रीच एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। तो ये मान लेते हैं कोई सीढ़ी है 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कह रही है कि इफ़ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल, हमें ये बताना है ये कितना होगा, ठीक है। अच्छा अब हमें पता क्या है कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों आता है, तो इस किस में आता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। P हमें पता नहीं, H कितना है 15, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 15√3/2 इक्वल टू P। अब आप ऐसे तो लगा दिए ना, लेकिन फिर देखिए अब मैं ऐसे करते चला गया, आपका ध्यान वहाँ क्वेश्चन पे नहीं गया होगा। मैं इतना 100% गारंटी लेके चल रहा हूँ कि आपने ऐसे ही इस चीज़ को ऐसे ही फॉलो करते चले गए होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ा, तो मैं कह रहा हूँ तब से कि वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में ही घुमाएगा कहीं ना कहीं। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। यहाँ तक सही है कि अगर कोई एक लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग है, वो एक वर्टिकल वॉल के पे जस्ट पहुंच गया, ठीक है। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, मतलब कि जो लैडर है वो किससे एंगल बना रहा है, ग्राउंड से नहीं बना रहा है वो। मैंने आपको क्या बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि वो लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बनाता हो, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनाता हो। लेकिन यहाँ पे किसके बीच में एंगल बन रहा है, वॉल और लैडर के बीच में कितना डिग्री बनना है, 30 डिग्री का एंगल बनना है। तो अगर ये 30 है और ये 90 है, ये कितना दिया 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री अगर ये दिया है एंगल, और ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री का एंगल ये बनाएगा। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल। बस यही इतना मैं टेस्ट करने की सोच रहा था कि देखूं क्या आपके माइंड में क्लिक हुआ है कि नहीं। आप क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से देखिए, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल
इफ़ द लेटर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ बचा नहीं है, अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे, आंसर पा जाएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस पुट करेंगे, वही साइन रखना है आपको और आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं, हमने आपको क्या क्या पढ़ाया उस पर आते हैं। हमने आपको पढ़ाया शुरू से ट्रिग्नोमेट्री से क्या पढ़ाया। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमने रेशियोज बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई। उसके बाद हमने पढ़ाया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उस पर एक छोटा सा हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत होगा तो 5 मिनट का वो रिवीजन होगा। उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हम उसके बाद हम नए अपने चैप्टर्स को शुरुआत का, उसके बाद नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम ट्रिग्नोमेट्रीज का फुल रिवीजन करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को नहीं टच करेंगे, हम आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा टच नहीं करेंगे। उसमें हम एक ही आइडेंटिटीज़ उठाएंगे और उसके बाद आपको फिर मैं एक समराइज़ कर रहा हूँ सिर्फ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मैं ये जो टेबल जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रीज को मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी नया चैप्टर है। तो क्या होता है कई बार आप भूलने लगते हैं वही चीज़, जिससे अपनी पूछने लगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ या आइडेंटिटीज़ बताओ, तो आप थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं वो चीज़ को। तो वही को मैं हर लेक्चर के लास्ट में भी रिवाइज कराता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश हो रही है तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा कि ये स्टडी होती है जिसमें हम स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स की स्टडी करते हैं। तो उसमें पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितनी होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, जिसमें 3 हमारी मेन होती हैं और 3 उसके रेसिप्रोकस होते हैं। ठीक है, उस पहला क्या होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, और इसके जो हमारे रेसिप्रोकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला पढ़ा। उसके रेशियोज़ को हमने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपको हमने लिखने के लिए कहा था कि आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको देखिए साइन का p/h, कॉस का b/h, टैन का p/b, आपको याद हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला आपको याद करने के लिए उससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री में अगर आपको साइन थीटा दिया है तो वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा है तो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। ये आप दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे रोहित कोहली का एग्जांपल दिया था कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि एक अगर कोई तेज़ खेलेगा तो एक स्लो खेलेगा, एक स्लो खेलेगा तो उसको कंप्लीट करने के लिए कोई तेज़ खेलेगा। तो वैसे ही टैन को कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट कॉट करता है, और कॉट को कॉम्प्लीमेंट टैन करता है। ऐसे ही कोसेक को कॉम्प्लीमेंट सेक करता है और सेक को कॉम्प्लीमेंट कोसेक थीटा करता है। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला भी आपको बताया था कि, और आपके सिलेबस में सिर्फ 90 डिग्री के लिए है, तो बताया था कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा, साइन थीटा है, क्योंकि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ऐसा ही टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होगा। जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आपको बताया था। तो मैं कुछ तीन ही बताऊंगा मेन, आपको उसको रिपीट कर लेंगे। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे साइन कॉस। अब साइन कॉस क्यों, क्योंकि साइन और बाई कॉस ही क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप तो वैल्यू पर ही लेंगे। पहले मैंने क्या बताया था, आप 0 1 2 3 4 इसको लिख लेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप रिवीजन करें तो आप मेरे साथ, फिर उसके बाद रूट ले लेंगे और फिर उसके वैल्यू, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। फिर यहीं से वैल्यूज़ को पलट के लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी ठीक है। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक से टेबल से हमने भी पढ़ा था कि साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, वो जब बराबर होंगे, जब वो दोनों 45 डिग्री पे होंगे,
और जब हम 0 to 90 जब जाते हैं तो साइन की वैल्यू जो इंक्रीज करती है और जो कॉस की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। आप इस टेबल में देखिए, जब हम 0 से बढ़ते जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू क्या, पहले 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और उसके बाद 1। वहीं जब हम कॉस में जब जा रहे हैं तो 1, √3/2, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है वैल्यू। तो ये आपके एमसीक्यूज में 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है कि ऑन गोइंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यूज ऑफ साइन इंक्रीजेज वेयर आर द वैल्यूज ऑफ कॉस डिक्रीजेज। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये आपसे पूछ जाता है। और ये भी पूछा गया है कि किस एंगल पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। ठीक है, इतना आपको बता दिया गया था। उसके बाद इस पर क्वेश्चंस भी बताए गए थे और उसके बाद आइडेंटिटीज़ भी कराए गए। तो आइडेंटिटीज़ तो आपके सिलेबस में आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस वही जो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक दोनों उसकी आइडेंटिटीज़ जो हैं, और tan और सेक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यही 2-3 आइडेंटिटीज़ है। अगर आप टाइम भी कितने मिनट का वीडियो हो गया, तो चलिए उसको भी रिवीजन ही करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, पहला आइडेंटिटी जो है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी हम रिवीजन करा रहे हैं तो इससे जो बाकी फार्मूलेस हैं आप वो निकाल के देखेंगे कि आपको भी याद है कैसे फार्मूले, हमने a² + b² को कैसे ब्रेक किया था, वो आप करके देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद हमने ध्यान नहीं दिया था, वो हमने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे भी हमने वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख के आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जिसमें a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दिया। तो वो वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, वो मैं वीडियो में सही करने की सोच रहा था लेकिन वो एडिट नहीं हुआ है उतना पार्ट। तो आप इतना समझिएगा, उसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जो साइन a+b और साइन a-b करके कोई फार्मूला उसमें नहीं बना है, आप ये इतना देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा दूसरी आइडेंटिटी थी वो क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, इन 3 आइडेंटिटीज पे हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, और इससे भी कई, जैसे ये क्या लिखा है a² माइनस b², तो ये किस फॉर्म में होगा, a+b a-b। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कुछ दे देगा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद आज हमने जो पढ़ा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जब कोई ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव हॉरिजॉन्टल लाइन से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस ऑब्जेक्ट उसकी आँख से और उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस, जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक लाइन जो हम एक रेफरेंस मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन जो जिसको हम एक रेफरेंस मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखते हैं, जो हमारा लाइन ऑफ साइट जो होता है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, तो तब हमारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो जो हमारा लाइन ऑफ साइट बनता है तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप रिवीजन करते रहिए, जो जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप उसको रिवीजन करते रहिए, मैं भी रिवीजन कराता रहूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि आप एनसीईआरटी पहले ना कंप्लीट करें, आप डायरेक्ट आर डी शर्मा पे पहुँच जाएँ, RS अग्रवाल पे पहुँच जाएँ। यही गलती होती है, आप बिना पहले आप एनसीईआरटी नहीं लगाते हैं, आप सीधे पहुंच जाते हैं उस पर RD शर्मा, RS अग्रवाल। पहले आप एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करिए, उसका रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए मैथमेटिक्स। एक पेज में आप देखिए पूरे चैप्टर को आप लिख सकते हैं, एक पेज में आप पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। आप बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, 8 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक, उसके लिए भी आप मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।